नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। LLB 3 ईयर्स कोर्स के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है लॉ ऑफ क्राइम्स का पेपर है। आपने पिछली बार पढ़ा है सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 120B के आसपास तक, और जो इस सेमेस्टर में आपका जो शुरू होता है वो सीधे ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी सेक्शन 299 से शुरू होता है। तो जो लॉ ऑफ क्राइम्स में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस, एक बार हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहली यूनिट आपकी है ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसमें आपको कल्पेबल होमिसाइड के विषय में, मर्डर के विषय में, डाउरी डेथ के विषय में, अबेटमेंट टू सुसाइड है, अटेम्प्ट है। उसके बाद मिसकैरिएज है, अनबॉर्न चाइल्ड को लेकर के जो इंजरीज होती हैं, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, क्रिमिनल फोर्स है, असॉल्ट है, किडनैपिंग, एब्डक्शन है। पहली यूनिट की ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, जो किसी व्यक्ति के, किसी मानव के शरीर को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रही हैं, उसको प्रभावित कर रही हैं। दूसरी जो यूनिट है उसमें सारे के सारे ऑफेंसेज हैं अगेंस्ट वीमेन है। पहला उसमें ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग्स है, अश्लील गाने और कृत्य है। दूसरा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन है, लज्जा भंग, महिला की लज्जा भंग। स्टैकिंग है, एसिड अटैक है, वायरिज्म है। ये स्टैकिंग, एसिड अटैक, वायरिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें ढेर सारे संशोधन के बाद, ढेर सारे नए निष्कर्ष के बाद जोड़ी गई हैं और अक्सर पूछी जाती रही हैं। तीसरी चीज़ है रेप और अननेचुरल ऑफेंसेज। चौथा है क्रूएल्टी और ऑफेंसेज रिलेटेड टू मैरिज, जो विवाह के उपरांत कह लें या विवाह के दरमियान कह लें, जो अपराध होते हैं अगेंस्ट जो मैरिड वाइफ है, मैरिड वीमेन है, उसको लेकर के, और जो क्रूएल्टी उसके साथ हो रही है, जो उसके साथ क्रूरता हो रही है 498A। क्रूएल्टी में खैर अब शारीरिक क्रूरता के साथ साथ मानसिक क्रूरता और बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तीसरी चीज़ है ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरी यूनिट की जो आपका हेडिंग है वो ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है, जिसमें पहली यूनिट में आपने ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पढ़ा है, तीसरी में ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको थेफ्ट के विषय में, एक्सटॉर्शन के विषय में, चोरी और उद्यापन, रॉबरी के विषय में, डकैती के विषय में, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, और चौथी यूनिट डिफेमेशन, फोर्जरी और सेडिशन की है। तो ये पूरा का पूरा आप देखें तो 3 यूनिट सीधे सीधे ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन, ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और जो चौथी यूनिट है वो डिफेमेशन को, फोर्जरी को और सेडिशन को टेक करती है। सवालों की हम बात कर लें। एक सवाल जो हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है, मतलब उसको आप कहें कि विश्वास है, पूरे विश्वास में आप उसको पढ़ करके जाइए। होमिसाइड से पढ़ना शुरू करिए, होमिसाइड के बाद उसको कल्पेबल होमिसाइड में, मर्डर में बांटिए। कल्पेबल होमिसाइड को कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में बांटिए, और उसके बाद मर्डर को देखिए और देखिए कि मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड टू मर्डर में इसमें अंतर क्या है। मुख्य जो इसके अवयव हैं, जो इसके एलिमेंट हैं, एसेंशियल एलिमेंट हैं, कब एक कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर बन जाता है, या मर्डर में क्या चीज़ें नहीं हैं तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाएगा। कई सारे एक्सेप्शंस हैं जो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड बना दे रहे हैं या कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर बना दे रहे हैं। जैसे एक बहुत चर्चित सवाल रहता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मतलब जो प्रकोपन कहेंगे, अचानक जो प्रकोपन आता है। जैसे सवाल है कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए, उन सर्कमस्टांसेस को डिस्कस कीजिए जिसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो है प्ली लिया जा सकता है, और उदाहरण दीजिए। तो आपको एक सवाल तो इस प्रकार से तैयार करना है कि क्रिमिनल कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है, और उसको लीडिंग केस लॉ की सहायता से आपको बताना है कि कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर में क्या अंतर है, और किस प्रकार से कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर में बदल जाता है। एक सवाल आपको कहीं ना कहीं से इसमें आपको मिलेगा। आर वर्सेस गोविंदा से शुरू करिएगा केस अगर आपको लिखना है, और जितने भी लीडिंग केस लॉज, जितने भी नए केस लॉज हैं जिसमें आप ये चीज़ सिद्ध कर सकें कि कब एक घटना है उसमें ये चीज़ होने के कारण ये क्रिमिनल कल्पेबल होमिसाइड है, या एक घटना होने के कारण ये मर्डर है। दूसरा जो सवाल है किडनैपिंग और एब्डक्शन का, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किडनैपिंग और एब्डक्शन में दोनों को डिफाइन कैसे किया जाएगा वो आपको देखना है। अपहरण की परिभाषा, व्यापहरण की परिभाषा, एब्डक्शन और किडनैपिंग में आपको कार्य से अंतर देखना है। उसी में एक चीज़ जोड़ करके पूछी जाती है कि विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण की क्या मतलब है। विधिपूर्ण संरक्षकता या लॉफुल कस्टडी का मतलब होता क्या है। क्या कोई राह चलता बच्चा है जो जिसके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, या जो जिसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है,
तो क्या उसको कहीं भी कोई ले जा सकता है? क्योंकि उसके पास कोई संरक्षकता नहीं है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो उसको आप कहीं भी कोई ले जा सकता है इंटाइस करके। तो आपको अपहरण का मतलब क्या होता है, व्यापहरण का मतलब क्या होता है, कायदे से देख के जाना है। उसके बाद दोनों के एसेंशियल एलिमेंट्स देखने हैं और देखना है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण को कैसे आप परिभाषित करेंगे। एक चीज़ इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल और है, क्या एक व्यक्ति अपने ही बच्चे का अपहरण कर सकता है? क्या एक व्यक्ति अपने ही बच्चे का व्यापहरण कर सकता है? इस प्रकार का सवाल कभी कभी जोड़ करके पूछा जाता रहा है। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं। अच्छा, एक सवाल जैसे मैंने पिछले वाले में कहा अंतर को लेकर, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को अंतर को लेकर के, अब सीधा सीधा ना सवाल पूछ करके सीधा पूछा गया है कि रेक्स बनाम गोविंदा के जो फैक्ट्स हैं और उसका जो उसमें प्रोपाउंडेड प्रिंसिपल है उसकी विवेचना कीजिए। तो इस सवाल में भी आपको, चूंकि आर वर्सेस गोविंदा में कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में अंतर स्थापित किया गया था, डिफरेंस किया गया था, तो आर वर्सेस गोविंदा अगर का आप कहीं पर देख रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आपको अंतर ही लिखना है। कई बार कहा जाता है कि जो आपने बताया था, जो आपने कहा था ठीक वैसा नहीं आया। ठीक वैसा कैसे आएगा? जब थोड़ा सा उसके अराउंड आपको पढ़ना पड़ेगा, तब वो आपके लिए ठीक हो पाएगा। दूसरी यूनिट की बात करें जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन है, उसमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, बहुत लंदी नहीं है, 4-5 पेज भरने जैसा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ उसमें है बाइगैमी, दूसरी चीज़ है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, और तीसरी जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है 498A है, पति या पति के नातेदारों द्वारा जो क्रूरता का मतलब आप क्या समझते हैं, और उसके जो लीडिंग केस लॉ है इसमें क्रूरता को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है, जिसमें क्रूरता को अलग अलग प्रकार से समझाया गया है कि क्रूरता का मतलब केवल मारपीट या शारीरिक क्षति पहुंचाना नहीं होता है, किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, मानसिक रूप से तंग करना, त्रस्त करना भी। अब तो ये तो एक ऐसा बहुत डेवलपिंग इशू है, और इसमें आप पाएंगे, अगर आप उसको गूगल करेंगे तो पाएंगे ढेर सारे हाई कोर्ट्स ने अलग अलग अपने वर्डिक्ट दिए हैं, जिसमें आपको क्रूरता में ढेर सारी नई चीज़ें जुड़ी गई हैं। आर्टिकल 21 की तरह, जैसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम पढ़ते हैं, उसमें ढेर सारी चीज़ें, उसका एक्सपेंसिव जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो वैसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ते रहे हैं। आप 498 जब पढ़ रहे हो तो उस समय प्रयास करिए कि थोड़ा सा लेटेस्ट उसमें देख लीजिए कि क्या इस समय चल रहा है। तो आपको द्विविवाह देखना है, बाइगैमी देखना है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन देख करके जाना है, और 498A देखना है। 498A जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय थोड़ा सा प्रयास करिए कि विशाखा केस को भी पढ़ लीजिए कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस, जो भी वर्किंग महिलाएं हैं, जो भी कार्यरत महिलाएं हैं, उनके कार्यस्थल पर किसी प्रकार का उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न ना हो पाए, इसके लिए जो विशाखा गाइडलाइंस है, विशाखा वर्सेस राजस्थान AIR 1997 SC 3011, इस केस में जो निर्णय जो हुआ, जो सिद्धांत आए कि कैसे जो वर्क प्लेस है, जो एक कार्यस्थल है, वहाँ पर किसी भी महिला की जो इज्जत आबरू है वो बनी रहे, बरकरार रहे, उसको बचाने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने के लिए जो व्यवस्था की गई है विशाखा केस में, जो गाइडलाइन है उसको आप देख लीजिएगा। जिस समय आप आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन देख रहे हैं, उस थोड़ा सा उसको एडल्ट्री से तुलना करके देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरी यूनिट में कहूँगा कि आप सवाल को पढ़िए, सवाल को थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है। आप रॉबरी से पढ़ना शुरू कीजिए, और रॉबरी जिस समय आप पढ़ रहे हैं, रॉबरी के दो तरीके हैं, तो रॉबरी बाई थेफ्ट हो गया, तो रॉबरी बाई एक्सटॉर्शन हो गया। जिस समय आप रॉबरी कवर करेंगे उस समय आपको थेफ्ट 378, 383 एक्सटॉर्शन दिख जाएगा। आपको थेफ्ट के एक्सटॉर्शन के बीच का अंतर देख करके जाना है, आपको लूट देख करके जाना है, और ये देख करके जाना है कि लूट कब डकैती बन जाती, उसके जो एसेंशियल्स हैं सारे के सारे। इसलिए मैंने कहा कि चोरी से शुरुआत ना करके आप लूट से शुरुआत करिए। जैसे सवाल क्या है कि लूट से क्या तात्पर्य है, रॉबरी से क्या तात्पर्य है, रॉबरी में डकैती में अंतर करिए। या सवाल है कि सभी प्रकार की लूट में या तो थेफ्ट हो रहा है या तो एक्सटॉर्शन हो रहा है, इसको डिस्कस कीजिए, और साथ बताइए कि कब रॉबरी को डकैती कहा जाएगा, कितने लोगों की आवश्यकता है कि अगर इतने लोग मिलकर के रॉबरी कर रहे हैं तो ये डकैती की श्रेणी में आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम उसी में आगे बढ़ें तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके लिए ज़रूरी है, दोनों का अंतर जानना जरूरी है। कई बार सवाल आता है कि ए ने बी को अपनी मार्कशीट दी थी, न्यस्त की थी, इंटरेस्ट की थी, और बी ने उस मार्कशीट पर अपने तरीके से अपना नाम लिख करके उसको कहीं पर लगा करके नौकरी पा ली, बताइए कौन सा अपराध है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने अपराध डिस्कस किए हैं उन सभी के इलस्ट्रेशन आपके लिए मस्ट बिल्कुल ज़रूरी हैं, उसको कायदे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कई बार सीधे सवाल ना पूछ करके किसी केस लॉ के फैक्ट दे करके आपसे सवाल पूछा जाता रहा है, या जो आपके बैरक के नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वही ऊपर लिखा रहता है, और पूछा जाता है कि बताओ उसमें क्या अपराध हुआ, किस प्रकार की सजा मिलेगी, कैसे होगा।
तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या अंतर है? किसमें आप राह चलते कुछ पड़ी हुई चीज़ उठा करके उसका दुरुपयोग कर देते हैं तो वो क्या अपराध हुआ? अगर किसी ने आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट की हुई है, आपको न्यस्त की हुई है, तो अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो कौन सा अपराध हुआ? इस प्रकार से उसको कायदे से देख करके जाइएगा। चौथी यूनिट से मैं कहूँ तो डिफेमेशन आपके लिए ज़रूरी सवाल है। डिफेमेशन अक्सर पूछा जाता रहा है। डिफेमेशन का मतलब क्या है, मानहानि से क्या समझते हैं? थोड़ा सा लाइबल सिलेंडर अगर देख पाएँ, इंग्लिश लॉ में इंडियन लॉ में तुलना थोड़ी सी कर दीजिएगा। और बहुत सारे केस है, अरविंद केजरीवाल का केस है, अरुण जेटली साहब का केस है, ढेर सारे केस हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी के केस हैं, कई सारे केस ऐसे आपको लीडिंग मिलेंगे जो बिल्कुल ताजे हैं, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होंगे डिफेमेशन को समझने में। डिफेमेशन को जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय डिफेमेशन के जो अपमानजनक लेख वगैरह के जो 10 एक्सेप्शन दिए हुए, प्रयास करिए उन एक्सेप्शन को। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लाइन से याद करके आइए, आप जैसे भी अगर याद करके आ पा रहे हैं, अगर उन एक्सेप्शंस को आप देख करके आएंगे तो हो सकता है कि कई बार सवाल जो मानहानि का पूछा जाता रहा है उसके अपवाद जैसे सवाल है कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित मानहानि, इंडियन पिनल कोड में जो मानहानि डिफेमेशन की बात की गई है उसको बताइए, और जो इसके अपवाद हैं, इसके एक्सेप्शन है, उसकी चर्चा कीजिए। मानहानि को परिभाषित कीजिए, आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो इसी प्रकार से आसपास घूम करके सवाल है, लेकिन एक्सेप्शन आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आपके लिए एक सवाल जो जरूरी बनता है कि जो काउंटर फीटिंग है, कूटरचन क्या है, कूटरचन का मतलब क्या होता है। जिस समय आप कूटरचन पढ़ रहे हैं उस समय सिक्कों का कूटरचन, बैंक नोट का कूटरचन, ये आप अगर देख करके आएंगे तो आपके लिए वो चीज़ ठीक रहेगी। तो ये मुझे लगता है अभी 5 से 10 के बीच के ही सवाल हैं, 10 अभी हुए नहीं हैं। अब अगर हम वापस देखें तो एक चीज़ जो चौथी यूनिट में है, एक चीज़ आपके अक्सर पूछी जाती रही है कि जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का, या कहें तो दो समाज में जो एनिमिटी उत्पन्न करने का, विघ्न डालने का, या किसी प्रकार के कुछ ऐसे वक्तव्य देने का, बयान देने का, जिसमें दो समाज के बीच में, जैसे एक सवाल है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने पर एक लेख लिखिए। तो जो ये आपका टॉपिक है, कम्युनल क्राइम्स, डिस्टर्बिंग रिलीजियस फीलिंग्स, एनिमिटी बिटवीन क्लासेस ऑफ पीपल, अगर आप ये देख करके आ पा रहे हैं तो आप थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। अगर आप 5 से अधिक सवाल जानते रहें, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि 10 के 10 सवाल आप जानते रहें, लेकिन अगर आप 5 से थोड़े अधिक सवाल जानेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा लिखने में आसानी रहती है, चूज़ करने में आसानी रहती है कि कौन सा किया जाए, कौन सा छोड़ा जाए। प्रयास ये करिए कि जो भी सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सेक्शंस जो है, उसका चैप्टर, अगर आप सेक्शंस भूल रहे हैं, अगर आसपास का कुछ याद आ रहा है या चैप्टर याद आ रहा है तो जरूर लिखा कीजिए। इलस्ट्रेशंस में बार बार कहता हूँ कि पढ़ करके भी आइए, और जितनी भी चीज़ें आप लिख रहे हैं उसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करिए, चार्ट ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करिए। जितने अच्छे तरीके से आप समझा पाएंगे कॉपी में, उतने ही बेहतर आपको अंक मिलेंगे। और वो बहुत मायने नहीं रखेगा कि कोई 1 दिन पढ़ रहा था, कोई 6 महीने पढ़ रहा था। तो प्रयास ये कीजिए कि इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाइए। केस लॉज अगर आपको लीडिंग आ रहे हैं तो लिखिए। अगर आपको केस लॉ में एक पार्टी का नाम याद आ रहा है तो आप उस एक पार्टी का नाम लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ फला, उसके बाद अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल केस के फैक्ट हुबहू याद है, केस का नाम बिल्कुल नहीं याद है, तो उसको इलस्ट्रेशन के तौर पर लिख दीजिए, AB करके लिख दीजिए। इस प्रकार से प्रयास कीजिएगा। पहली यूनिट में मैं कहूँ ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आपको शुरुआत करनी है होमिसाइड से, और होमिसाइड में आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को खूब कायदे से पढ़ करके आइएगा। अब किडनैपिंग और अब्डक्शन को कायदे से देखिएगा, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी वाले जो ऑफेंसेज हैं उस पर आइएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपका पेपर बढ़िया हो ऐसी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। आपका जो अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।